हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड लास्ट चैप्टर है अपना आज का, ये कैपिटल बजटिंग। उसी का नाम इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट बिफोर गोइंग टू कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता रहना या याद रहना थोड़ा नेसेसरी है, जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सब लोग हेडिंग देंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप समझोगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल के चैप्टर को इजीली समझ पाओगे। सो दिस इज बेसिकली लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा बेस बनाने के लिए, समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको कैपिटल के लिए काम आता है। ये वाला जो चैप्टर है आपको इन फ्यूचर एफएम में जाके कोई भी कॉन्सेप्ट रहने दो, कोई भी चैप्टर इंटरनी में फाइनल तक की बात कर रही हूँ, उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, हाँ है, ये आज टुडे ज़्यादा वैल्यूएबल है या 1 ईयर के बाद? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 100 रुपीज़ आज आपको मिले वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा या फिर आपको 1 साल बाद 100 रुपीज़ मिले तो वैल्यूएबल होगा? ये बात तो अपने को सबको पता है, फ्रॉम इंस्टिंक्ट अंदर से आता है कि आज का पैसा इज ज़्यादा वैल्यूएबल देन टुमारो का पैसा। करेक्ट है। टुडे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज जो हमको पैसा मिल रहा है वो पैसा आप आगे इन फ्यूचर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर कुछ तो अर्न करेंगे ना। तो आज का 100 रुपीज़ अगर आपके पास है तो यू कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट, रादर देन वही 100 आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो उतने टाइम के लिए वो 100 रुपीज़ का कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो क्या? मतलब आज के आज आप इन्वेस्ट कर लोगे, कुछ तो कर लोगे वो पैसे का, दैट विल बी यूटिलाइज्ड समवेयर और इट विल गिव यू सम अर्निंग। ये 100 रुपीज़ जो आपको बाद में मिलेंगे, इस बात समझो ना। अगर मैंने बोला तुम थोड़े से 10,000 रुपये दे दो, आज थोड़े टाइम बाद हम रिटर्न कर देंगे, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो तब भी हम 10,000 रुपये देंगे कि नहीं? कुछ तो इंटरेस्ट अमाउंट नॉमिनल चार्ज करेंगे ही करेंगे। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज 10,000 ठीक है, फ्यूचर में अगर हमको पैसा ज़्यादा देना है तो उसके साथ थोड़ा सा पैसा लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10,000 की कीमत कम हो जाती है, इंटरेस्ट वैल्यू अटैच हो जाता है उसके अंदर। समझ रहे हो बात को? देखो आज 100 दे रहे हो ठीक है, 1 साल बाद दे रहे हो ना तो आपको 110 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 100 की कीमत क्या हो गई है? कम हो गई है, उसके साथ एक इंटरेस्ट वैल्यू अटैच्ड हो गया है। इसीलिए एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा या याद होगा, और याद नहीं भी है तो आई टीच यू ओवर हियर। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। यानी कि जितना भी प्रेजेंट वैल्यू है आपके पैसे का, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपोनेंट मिलाएंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू से इक्वल होगा। करेक्ट है क्या? इसीलिए तो लोग जब पैसा देते दूसरे लोगों को तो इंटरेस्ट चार्ज करते ना, फ्री में थोड़ी देते वो पैसा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू घट रही है तो कंपनसेट करने के लिए हम लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं। बराबर है क्या? तो ये फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। अब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ये पैसा इधर चला गया और वो फ्यूचर वैल्यू बन गया। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हो, एरो को समझो, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हो तो उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। हम प्रेजेंट वैल्यू से कहाँ पे जा रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू पे। और जब आप एरोस को समझना, हाँ, फ्यूचर वैल्यू से आते हो प्रेजेंट वैल्यू पे तो उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं अपन उसको? डिस्काउंटिंग। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहे तो हम उसको कंपाउंडिंग बोलेंगे, फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहे तो उसको हम डिस्काउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया। 1-2 क्वेश्चन ले लेती हूँ तो आपको समझेगा कि कैसे फ्यूचर वैल्यू या कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए, फ्यूचर वैल्यू 1 रुपया है, फ्यूचर में हमको जो पैसा मिलने वाला है उसका वैल्यू 1 रुपया, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? एक बात समझो, आज यानी कि 0 ईयर रहता है, मेरे को फ्यूचर में 1 रुपीज़ मिलेगा। अब वो फ्यूचर में देखो 1 रुपये आपको मिलने वाले हैं
2 साल बाद 1 रुपये मिल रहे तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला था अपना, कलर में लिखती हूँ ना, ये देखो ऊपर ही लिखा था, अभी अपन ने कहा गया ये वाला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू एन, बराबर है क्या? हाँ, तो सब्स्टिट्यूट करो ज़रा फिगर्स। अपने को क्या दिया है? फ्यूचर में 1 रुपये मिलने वाला है, प्रेजेंट में हमको नहीं पता। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको नहीं दिया, लो 10% ले लो, तो ये हो जाएगा 0.1 रेज टू 2। ऑन योर कैलकुलेटर सब लोग कैलसी हाथ में लो, 1 प्लस 0.1 करेंगे तो 1.1 सबको दिख रहा है क्या? अब रेज टू 2 है, यानी एक बार इंटू एक बार इक्वल टू। रेज टू 3 रहता तो एक बार इंटू 2 बार, मतलब ये टोटल काउंट और ये मैच होना चाहिए। तो अभी अपना रेज टू कितना है? 2 है, तो ये दोनों और ये मैच होने चाहिए। तो एक बार इंटू प्रेस कर लो, एक बार इक्वल टू प्रेस कर लो, तो 1 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, ये कितना है? 1.21। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो सबके कैलसी पे देखो 1.21 है, हाँ, तो 1 से उसको डिवाइड कर लो। मतलब क्या करना पड़ेगा? ऑन एसी का बटन दबा दिया, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.21 किया सबने, कितना वैल्यू आ रहा है? 0.8264। तो फ्यूचर में 2 साल बाद जो आपको 1 रुपये मिल रहा है उसकी आज की कीमत कितनी है? 0.8264। कितना है? 8264। अब लेट से यही क्वेश्चन 3 साल के लिए होता तो क्या करते अपन? डायरेक्टली लिख दूं मैं 1/1 प्लस 0.1 रेज टू 3, वही कर रहे हैं ना, इधर 1 प्लस 0.1 रेज टू n कर रहे, फिर 1 को उससे डिवाइड कर रहे, तो यहाँ पे ही कर लो ना। 1 डिवाइडेड 1 प्लस 0.1, 1.1 आ गया सबको, एक बार इंटू 2 बार इक्वल टू, एक बार इंटू 2 बार इक्वल टू, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 1.331 आ रहा। अब वापस से ऑन एसी मत करो ना, 1.331 आ रहा, करेक्ट है, उसको डिवाइड करो 1 से, उल्टा डिवीजन करो, फिर इनवर्स ले लेंगे, तो डिवाइड बाय 1 फिर इक्वल टू, फिर से एक बार डिवाइड और इक्वल टू, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.7। देखो शॉर्टकट दे रही हूँ आप लोग को ना, 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आया, फिर ऑन एसी का बटन दबाना पड़ेगा, फिर 1/1331 करना पड़ेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली उल्टा डिवीजन कर लो। 1.331/1 क्या किया मैंने? 1.331 डिवाइड बाय 1 किया, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया, वापस से डिवाइड इज इक्वल टू प्रेस करने का, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 0.7513। तो अगर 3 साल बाद 1 रुपये मिल रहा है तो फिर उसकी वैल्यू आज कितनी हो गई? 0.7513 हो गई। 4 इयर्स हो गया तो रेज टू 4, 5 इयर्स तो रेज टू 5। समझ गए हो क्या अभी आपको पक्का? तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन, बेसिकली यही करेंगे ना। तो कभी भी सम्स आएंगे ना कैबज में तो अपन ये 1 रुपये के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पहले 1 रुपये के लिए करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन में अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा सीखने वैसा कर लेंगे। तो कभी भी क्या करने का? ये 1 रुपये के लिए करने का। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ गया है तो ये आप लिख के रखेंगे एक बार। चलो स्क्रीन जूम आती हूँ, एक बार लिख लो, उसके बाद हम आगे का करेंगे। लिखे क्या? ये लो। अभी अगर 10 की जगह 12% होता तो क्या करते आप? 0.12, तो 1 प्लस 0.12 करेंगे। अगर 13% होता तो 1 प्लस 0.13, जो भी परसेंट है डिवाइड बाय 100 कर लो ना, तो तुमको वो डेसिमल में मिल जाएगा। डन, लिखा ये। चले फिर हम लोग आगे। चलो अब अपन कैबज को स्टार्ट करते हैं। पहले उसके मेथड समझ लेंगे, कौन से मेथड्स है। पहली बात तो कैबज होता क्या है? इट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हम डिविडेंड डिसीजन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन तो हम कर चुके। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब होता क्या है कि कोई मशीन है, वो मशीन हमने खरीदनी चाहिए हमारे बिजनेस यूनिट के लिए, कंपनी के लिए, या नहीं खरीदनी चाहिए, या तो ऑलरेडी यू हैव वन मशीन एंड नाउ यू हैव टू स्विच टू अनदर मशीन, तो क्या हमने स्विच करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो मशीन ओल्ड हो गई है? कितना खर्चा लगेगा? वो मशीन से हमको कितने बेनिफिट मिलने वाले, ये सब हम देखेंगे कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो ये सब कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स है।
क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखो ये जो यूनिट्स है आपके, यूनिट्स मतलब जो बिजनेस यूनिट्स या जो कंपनी है ना, इनकी मशीनरी ऐसे 10-20 हज़ार की नहीं, हैवी मशीनरीज होती है, क्रॉर्स और लैक्स वाली मशीनरी होती है। तो अब क्या होता है ना, ये मशीन में आज तो आपने 1 CR इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मशीन फ्यूचर में अपने को 1 CR भी देगी या नहीं देगी? मशीन कैसे पैसा देगी? मशीन कोई प्रोडक्ट बनाएगी, वो प्रोडक्ट के बेसिस पे हम अर्न करेंगे, करेक्ट है। तो जो भी मशीन है क्या वो उतना इनकम जनरेट कर सकती है, अपने को ये चेक करना है। बेसिकली योर फोरकास्टेड इनफ्लो होगा ना, फोरकास्ट करेंगे ना अपन कि ये मशीन से कितना कितना पैसा आएगा, आ थोड़े क्या, अपन मशीन खरीदने से पहले ये डिसीजन लेना है हमको। तो फोरकास्टेड इनफ्लोज शुड बी ग्रेटर देन आज का इन्वेस्टमेंट। आज मैंने 1 CR डाल दिया, फ्यूचर में उससे जो पैसा मिल रहा है वो 1 CR से ज़्यादा रहना चाहिए, तो ही वो मशीन लेके फ़ायदा है ना। नहीं तो 1 CR की मशीनरी ले ली, 80 लाख उसने हमको कमा के दे दिया और वो ख़राब हो गई, कोई सेंस बनता है ये बात का? नहीं। तो योर फोरकास्टेड लिख के लेंगे, ये वाला फोरकास्टेड इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन आज का इन्वेस्टमेंट। चलो लिखे क्या, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। ये 0 ईयर है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट 0 ईयर में करते। लेट्स से आपका आउटफ्लो है 5.5 CR, 5 करोड़ 50 लाख का, ठीक है। अब हमको कितना कितना इनफ्लो उससे फोरकास्ट कर सकते हैं ना, पहले साल में कितना कमा के देगी मशीन, दूसरे साल में कितना, तीसरे साल में कितना, तो उसको हम बोलेंगे इनफ्लोज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमको लेट्स से इनफ्लो हो रहा है 30 लाख का, सेकेंड ईयर में हमको इनफ्लो हो रहा है 50 लाख का, थर्ड ईयर में इनफ्लो हो रहा है 90 लाख का, फोर्थ ईयर में इसमें से इनफ्लो आ रहा है हमको 1 CR का, वाओ। फिफ्थ ईयर में इनफ्लो आ रहा है हमको 1.5 CR का, और सिक्स्थ ईयर में हमको इनफ्लो आ रहा है इसका 2 CR का, करेक्ट है। अब देखो जरा 5.5 आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने इनफ्लोज आ रहे हैं अपने को, 30 लाख प्लस 50 लाख प्लस 90 लाख, करेक्ट है, 170 लाख हो गई है। 1 करोड़ 2 3 4 4, यहाँ पे अपना खत्म हो रहा, 2 1 3 1 4 और 1 4.5 करोड़ तो यहीं पे हो गए, और ये 170 हो गया है, बराबर है। तो टोटल तुम लोग 6.2 CR अर्न कर रहे हो, बराबर है क्या? 6.2 CR अर्न कर रहे हो 5.5 CR डाल के, तो ऑब्वियसली हमने मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बराबर है क्या? बट दिस इज़ नॉट हाउ यू कैलकुलेट। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऐसे नहीं लेते कि आज 5.5 जा रहे। आपको मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये फ्यूचर में 6.2 CR दे रहा है, उसकी आज की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ये तो फ्यूचर का पैसा है। तुम ये प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं ना, तुम 5.5 CR आज खर्चा करने वाले, 6.2 CR हमको फ्यूचर में मिलने वाले, तो उसको अपने को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? प्रेजेंट पे लेके आना पड़ेगा। इस बेसिस पे तो यार आप बोलोगे हाँ मशीन खरीदनी चाहिए, बट यू गाइज आर प्रोफेशनल। हम लोग ऐसे ही कुछ बस फिगर्स ऐड और लेस करके आंसर नहीं करेंगे, हमको थोड़े से कैलकुलेशंस करने हैं, हमको डिसीजंस लेने हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट वाले। तो 0 ईयर में आपने 5.5 CR खर्चा कर दिया, फर्स्ट ईयर में लेट्स से आपने 30 किया, सेकेंड में कितना दिया मैंने आपको 50-90 ना, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आपको मिल गया 50, थर्ड ईयर में आपको मिल गया 90, फोर्थ ईयर में आपको मिल गया 1, फिफ्थ ईयर में आपको मिल गया 1.5, बराबर है हाँ, और सिक्स्थ ईयर में आपको मिल गया 2 CR। पर ये जो अपने को मिल रहा है ये सब फ्यूचर में मिल रहा है, तो ये सब फ्यूचर वैल्यू को हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तभी जाके तो आप बोल सकते हो ना। उनको कंपेयर करने के लिए उन्होंने इक्वल ग्राउंड्स पे तो रहना चाहिए। आप खुद को फाइनल के स्टूडेंट के साथ उसका नॉलेज और आपका नॉलेज कंपेयर नहीं कर सकते, उसका फाइनल हो गया है, तुम लोग इंटर में हो, बराबर है क्या?
सेम वेज ये 5.5 CR आज जा रहा है अपना, ये जो पैसा आने वाला है वो 4, 5, 6 कुछ सालों बाद आने वाला है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज को अपने को खींच के किधर लाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, और फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और फिर तुम बोलेंगे यार ये ऊपर है, तो भाई वो खड़ा ही ऊपर है ना, ये है ही फ्यूचर वैल्यू, उसको तुमको लाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे, फिर कंपेयर करो, सेम ग्राउंड्स पे लाके कंपेयर करो। ये सब तो ठीक है, अब कैसे लाना है इनको प्रेजेंट वैल्यू में वो भी बता रही हूँ। एक साथ लिख लेना, मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ईयर देख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपका कैश फ्लोज कितना कितना कैश फ्लोज दिया है मैंने आपको, 30, 50, 90, 100 ही होगा ना वो, अभी लैक्स में लिखेंगे तो 150 और 200 लैक्स, यानी कि 2 CR। ठीक है, अब आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। लेट से द रेट इज 11%, 11 राउंड ऑफ कर लेते, चलो 10%। रेट कितना है आपका, 10% है। तो पहले 1 रुपीज के लिए निकालो एक साल के लिए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1। कहाँ से आया 1.1, अपन ने नहीं सीखा था थोड़ी देर पहले। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू 1, ये फर्स्ट ईयर के लिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आएगा, 0.9090। अब सेकेंड ईयर के लिए आप फिर से 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, देखो अब आप सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू 2, यानी पहले डिनोमिनेटर निकाल लो 1.1, फिर एक बार इनटू, फिर एक बार इक्वल टू करो, फिर 1 से डिवाइड कर लो। ये सब करने की ज़रूरत हमको नहीं है, अपन एक बार करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार इनटू इक्वल टू प्रेस किया, मतलब कि पहले ईयर का आ गया। एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे ना आप, एक मिनट, हाँ एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो 8264 आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो 0.7513 आ जाएगा। एक और बार इक्वल टू 0.6830, एक और बार इक्वल टू 0.6209, एक और बार प्रेस किया तो 0.5644। ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों, क्योंकि अपन फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे। मैंने आपको वो एरोज बताए थे, फ्यूचर से जब हम प्रेजेंट पे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं तो हम उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब कुछ नहीं, ये है आपका कैश, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0.9090 इंटू 30 कितना आ रहा है, 27.27। या तो फिर एक ऑप्शन है जीटी वाला ऑप्शन अपन जो यूज करते हैं, इक्वल टू करो बस, ऑन एसी का बटन बीच में नहीं दबाना, या तो तुम मेमोरी प्लस करते जाओ, एक एम प्लस का बटन होगा, एम प्लस कर दिया, फिर 50 इंटू 0.8264 कितना आ रहा है, 41.32। वापस से एम प्लस प्रेस कर लेना, दोनों ऑप्शन है, जीटी से जाओ या एम प्लस से जाओ। फिर 90 इंटू 0.7513 कितना आ रहा है, ये 67.61। एम प्लस 100 इंटू 0.6830 कितना आ रहा है, ये 68.3। एम प्लस 150 इंटू 0.6209 कितना आ रहा है, ये 93.13। एम प्लस, और लास्ट में 200 इंटू 0.5644 कितना आ रहा है, ये 112.88। एम प्लस कितना एमआरसी, मतलब एमआरसी का बटन प्रेस करेंगे, एमआरसी का बटन प्रेस करो या आप जीटी का बटन प्रेस करो, क्या आ रहा है, 410.522। कितना आ रहा है, 410.522 दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे, मतलब हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पे 0 ईयर में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 550 करोड़ और हमको उसके बदले मिल रहा कितना है, 4 करोड़ 10 लाख। कहाँ से हम इसको खरीदेंगे, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर वैल्यू को जब प्रेजेंट में लाते हैं वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में यारो पैसा उसकी वैल्यू कम होनी वाली है। आज का पैसा वैल्यूएबल है तो आपको फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना है, फिर डिसीजन लेना है।
अगर आप बिना डिस्काउंटिंग के डिसीजन लेते हो तो आप क्या बोलते हैं, मशीन खरीद लो। फिर हम जब एक्चुअल में देखते हैं यार ये तुम्हारा नुकसान हो गया है, जब आप किसी प्रोफेशनल को बताते हैं, बट यू आर ऑलरेडी इनटू प्रोफेशनल स्टडीज, हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देख के सोच के लेने, ऐसे ही प्लस माइनस करके अब्सर्ड जैसे काम नहीं करने का। समझ गई ये वाली बात? पक्का? चलो अब आपको पूरा एग्जाम्पल ये लिखना है, 0 ईयर पे है, हम ये पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे, एवरीथिंग। फटाफट से पॉज करो, लिखो और आगे बढ़ो। डन ये वाला पार्ट? ये जहां डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे तभी तो समझेगा ना हमको फ्यूचर वैल्यू को खींच के प्रेजेंट पे लाना है। इंपॉर्टेंट है ये, मैंने क्यों ड्रॉ किया फिर बताओ। डन? अब ये टेबल दिख रहा है, ये लो। तो क्या हो गया इधर अपना, आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो, बराबर है। देयरफॉर वी शुड नॉट परचेज द मशीन, या जो भी है वो प्रोजेक्ट, मैं अभी के लिए मशीन लिख देती। समझ गया ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? नो वरीज, नो प्रॉब्लम इसके अंदर। तो हम आगे बढ़ते अभी, पक्का? ओके, देखो अभी ये लिख लिया आप लोगों ने, पक्का? तो फिर अब एक एक करके मेथड्स देखते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के, हम चेक करते हैं। ओके, सबसे पहला मेथड है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, एक तो पे बैक पीरियड दो टाइप के हैं, एक ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड, आउटडेटेड पे बैक पीरियड, और दूसरा वाला है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दो टाइप के पे बैक पीरियड है, एक ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले ये आपका ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड, क्या मतलब होता है इसका? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लाख्स इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे, कोई प्रोजेक्ट पे, कोई मशीन पे इन्वेस्ट कर दिए। ये वो इरैशनल, इलॉजिकल, तुम जो सोच रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये वो वाला मेथड है। 50 लाख्स इन्वेस्ट कर दिए, अब मेरे को 10 लाख्स का इनफ्लो होने वाला है हर साल इनफ्लो होगा। तो मेरी पे बैक पीरियड जनरली ये देखता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर हो जाएगी। आप कई कोर्स भी अगर आप कर रहे हो तो आप देखते हो ना, हाँ 4-5 साल में 2-3 लाख का खर्चा हुआ है, कितने साल में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, कब तक इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, कितने साल लगेंगे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड में 50 लाख इन्वेस्ट किया है, 10 लाख मेरा इनफ्लो, यानी 5 साल में पैसा वापस, बस वो आपका पे बैक पीरियड है। कैसे निकालेंगे अपन? फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनफ्लो। तो आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का इनफ्लो है, तो 5 साल में पैसा वापस। लिख के लेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा अलग है, आप ये वाला लिख के लो। डन? लिखा क्या? हो गया? चले फिर आगे क्वेश्चन लो, इसके अकॉर्डिंगली एक अपन पे बैक पीरियड देखते हैं ना कैसे निकालना है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सिखाती हूँ। चलो, डिस्काउंटेड समझ जाओगे तो नॉर्मल पे बैक में सिर्फ डिस्काउंटिंग नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ईयर सीधा आपको डेटा ही देती हूँ, 1 2 3 4 5। आपके कैश फ्लोज है 3 लाख, 3.6 लाख, 3 लाख, 2,64,000, 2,40,000। ठीक है, ओके। अब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% के हिसाब से, वही जो ऊपर निकला था, क्या था? 90, 90, 82, 64, 75, 13, 68, 30, 6209। मैं डिस्काउंटेड पे बैक सिखा रही हूँ, इनको अब मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। हमने ऐसे क्यों नहीं किया ऊपर जैसे? ऊपर ये कब होता है? जब आपके इनफ्लो एवरी ईयर सेम है। एवरी ईयर आपके इनफ्लो कैसे है? सेम है।
तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा दो, पर यहाँ पे इनफ्लो सेम थोड़ी है, कोई साल 3, कोई साल 3.5, कोई साल 4, कोई साल 2 लाख ही है। तो हमारा पैसा कब तक रिटर्न हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। तो एक बार आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो बना लेंगे जल्दी, सब लोग बना लिया क्या? कितना आ रहा है देखो, 3 लाख इंटू 0.9090। अब जीडी वाले मेथड से जाते कितना आ रहा है? 272700। 3,60,000 इंटू 0.8264 कितना आ रहा है? ये 2,97,504। ठीक है, अपने को कितना इन्वेस्ट, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 10 लाख का। यस, ये वाले क्वेश्चन के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। अब तुम लोग को 10 लाख रिकवर करना है, तो 2 साल में 2 और 2 4, 4.5 लाख हुए रहेंगे। 0.7513 इंटू 3 lakhs 2,25,390। 0.6830 इंटू 2,64,000 1,80,312। 0.6209 इंटू 2,40,000 149,016। कुछ नहीं, 10 लाख कहाँ रिकवर हो रहे वो देखो, एक एक को ऐड करते जाओ। 272700 प्लस 297,504 प्लस 225,390 7,95,000 पे पहुंचे, ठीक है, प्लस 1,80,312। ओके, और अब कहाँ पहुंचे हम? 1,49,016। 9,62 हुआ है कि नहीं? कुछ तो हुआ है ना अपना, मिस 2 2 4 5 6 7 8। एक मिनट रुको ज़रा, लेट मी चेक। लास्ट में अपनी टोटल आ रही है 11,24,922। जीटी की गड़बड़ थी। कितनी टोटल आ रही है? 11,24,922। अपने को कितनी चाहिए? 10 लाख चाहिए। 10 लाख कहाँ तक रिकवर हो रही थी? यहाँ तक 9 लाख कुछ हो रहा था, बराबर है ना? देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो पूरा लगने वाला है। समवेयर 5th ईयर में अपना इन्वेस्टमेंट, तो अपने को ये देखना है कि अपने इन्वेस्टमेंट से आसपास का छोटा वाला फिगर कब मिल रहा है अपने को। तो 272700 प्लस 297,504 प्लस 225,390 प्लस 180,312। तो अपने को टिल 4th ईयर कितना रिकवर मिल रहा है अपने को? 975,906। बराबर है क्या? ऊपर का कितना चाहिए अपने को? माइनस 10 लाख करो तो 24,094 ही चाहिए ना, यानी 4 इयर्स और कुछ मंथ्स में हमको हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। बराबर है क्या? ये 24,000। लेकिन मेरी 5th ईयर की पूरे साल की इनकम, ये देखो इतना मेरा रिमेनिंग है। कैसे निकाला मैंने? ये 10 लाख माइनस 4th ईयर तक कितना मिल रहा है? 975,906। करेक्ट है। अब मेरे को सिर्फ 24,094 चाहिए, पर मेरे ये लास्ट ईयर में कितना सारा मिल रहा है? 149,016। ये पूरे साल में निकल रहा है, तो एक महीने में कितना निकल रहा है? देखो 149,016 डिवाइडेड बाय 12। एक महीने में कितना निकल रहा है? 12418। ये 1 मंथ का इनकम है। मेरे को कितना चाहिए? 24,000। तो अगर 1 मंथ में 12,418 मिल रहा है, तो 24,094 कितने महीने में मिलेगा? तो 24,094 डिवाइडेड बाय 12418 कितने महीने में मिलेगा? 1.9 कुछ मंथ्स में आएगा। 1.9 मंथ्स में आएगा। करेक्ट है क्या? तो वो कितना लगेगा? 4 साल तो लग ही रहे। उसके अलावा 1.9 यानी कि मैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स कर दूं क्या? हाँ, तो 4 महीने और 4 साल और 2 महीने में आपको आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। देखो, अगर आप 2 डेसिमल लोगे, 3 डेसिमल लोगे, तो अपना आंसर थोड़ा चेंज होने वाला है। जैसे मेरा 4 ईयर 2 मंथ्स आया, आपका 4 ईयर 2.5 मंथ्स आ सकता है, 3 मंथ्स आ सकता है, और 1.5 तक भी आ सकता है। डेसिमल पे चेंज डिपेंड करेगा। तो क्या किया हमने? डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला। फिर अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसका छोटा वाला नियरेस्ट फिगर अपने को कितने साल में मिल रहा है वो देखो। तो मेरे को 4th ईयर तक कितना मिल रहा था? ऊपर का जितना चाहिए, वो जितना भी चाहिए वो क्या करेंगे? अपन लास्ट ईयर के इनकम से प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। ये आपका था पे बैक पीरियड।
ये सब लिख लिया है कि एक बार स्क्रीन दिखाती हूँ, देखो पॉज करके लिख लो। दिस इज ऑल डन। ये वाला पार्ट भी हो गया, दिस पार्ट, ये लो पॉज करके लिखते चलो अगर नहीं लिखा हो तो। ये लो डन, कोई इशू नहीं है। अभी आगे के मेथड्स देखे फिर। अच्छा सेम चीज़ अगर डिस्काउंटेड पे बैक नहीं लिखा रहा, नॉर्मल पे बैक लिखा रहा, तो आप क्या करोगे, या आगे की कॉलम नहीं बनाओगे, इधर ही देखने का 10 लाख कहाँ रिकवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो 3 लाख प्लस 3,60,000 वापस से 3 लाख, तो मेरे को यहाँ तक ही 9,60,000 रिकवर हो गया। ऊपर के सिर्फ 40,000 चाहिए, तो वो तुमको इसमें से निकालने के हैं प्रोपोर्शनेटली। अगर पे बैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, तो हम इतना सब कुछ करेंगे। ये दो आखिरी के कॉलम, समझा? डन। ये वाला पार्ट भी लिख लेंगे, हो गया, सब लिख के हो गया आपको। डिस्काउंटेड पे बैक, नॉर्मल पे बैक दोनों समझ गया। फिर आएंगे हम नेक्स्ट मेथड पे। आपको एक बार मैं इसमें भी दिखा देती हूँ ना, ये देखो कैपिटल बजटिंग ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दो मेथड आते हैं। एक पे बैक पीरियड देखो जो नॉर्मल वाला था, जिसको डिस्काउंटिंग नहीं करने की है। फिर एक मैंने आपको डिस्काउंटेड पे बैक सिखाया अभी। नेक्स्ट अपन आएंगे ARR पे। ARR पे भी डिस्काउंटिंग का कोई भी स्कीम नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब ARR मेथड करते हैं। आपको चाहिए तो आप ये चार्ट बना सकते हो। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर एक ट्रेडिशनल आता है यानी कि नॉन डिस्काउंटिंग, और एक आता है डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर दो है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR जिसको बोलते हैं। अभी डिस्काउंटिंग के अंदर NPV, PI, IRR, मॉडिफाइड IRR, जिस पे इतने क्वेश्चन नहीं है तो ये आप मेथड कंसिडर मत ही करो, मैं इसको 6th मेथड बोल दूँगी। ठीक है, चलो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला है, सब लोग पहले इसका फॉर्मूला लिख के लेंगे। एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। कितनी इनकम हो रही है अपॉन कितना इन्वेस्टमेंट है। कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 2 3 4 5, इधर आपके इनफ्लोज है 2 2 4 3 4। सबसे पहले एवरेज एनुअल नेट इनकम निकालना है, तो एवरेज नेट इनकम निकालो। 2 + 2 + 4 + 3 + 4 अपॉन 5 ईयर्स है। 2 + 2 4, 4 और 4 8, 4 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय कितना, ये 5। तो मेरी एवरेज एनुअल नेट इनकम कितनी आ गई, 2.5। लेट्स से मेरी इन्वेस्टमेंट थी 8 की, 8 लाख की, सब फिगर्स इन लाख है। तो ये अगर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 इनकम है, इन्वेस्टमेंट है 8 लाख की, इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। कितना आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, 27.5%। लिख के लो ये वाला भी फॉर्मूला जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने, पक्का? ठीक है, ये देखो पे बैक पीरियड तो मैंने आपको सिखा दिया। क्या फॉर्मूला है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, रुक जाओ जरा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, अब रुको। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर कैश फ्लोज। ये जो कैश फ्लो वर्ड है और आपका जो नेट इनकम वर्ड है, इनमें एक डिफरेंस है। नेट इनकम मतलब आप लोग जो अभी तक EBIT EAT बोलते हैं वो। कैश फ्लोज का मतलब है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दो केसेस होते हैं जनरली, कई बार क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन होगा, कई बार क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे टोटल सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दो यानी कि तुम्हारा GP आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हटा दो। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपका 100 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 है। डेप्रिसिएशन, अब मैंने क्या बोला, ये नो डेप्रिसिएशन वाला केस है। कौन सा केस है ये, नो डेप्रिसिएशन, तो मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन कुछ नहीं हटाना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया है, 30 पे टैक्स रेट आपका लेट से 30% है, तो टैक्स रेट हो गया है 9।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो वापस से ये एम्प्टी हो जाएगा और मेरी कैश फ्लो कितनी हो गई, 21। ये तो नॉर्मली था ना जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है इसीलिए ये वाला केस नॉर्मल है। अब दूसरा केस है जहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा क्वेश्चन के अंदर। वाई इज डेप्रिसिएशन so much important in cash flows? Because depreciation is a non-cash expenditure। आप सच में डेप्रिसिएशन का पैसा कहीं दे रहे हो क्या? देखो होता क्या है ना, आप 100 रुपीज आप कर लेते हो, आप PNL अकाउंट समझो, ये आपका PNL अकाउंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ये वर्ड बहुत बड़ा है टैक्सेशन की दुनिया में। क्या मतलब होता है टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस? कि जब तुमने अर्न कर लिया 100 रुपीज, तुम्हारा खर्चा हो गया 20 रुपीज, कितने पे टैक्स लगना मांगता है, 80 पे। बट तुम बोलेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन भी तो है ना, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो है अपने को, तो डेप्रिसिएशन भी हम PNL में डालेंगे। कितने का डेप्रिसिएशन, पहले बिफोर वाला केस में 80 पे लेट से डायरेक्टली 50% का टैक्स है, तो आपका 80 टैक्सेबल इनकम है, 40 टैक्स चला गया, तो अब आपके हाथ में कितना बचा है, 40 बचा। बट डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, हाँ है, ये 20 आपका नॉर्मल खर्चा है, 10 रुपए आपने डेप्रिसिएशन के नाम के PNL में डाल दिए, ठीक है। अब अपनी इनकम कितनी बची, 70। अब आपका टैक्स कितना हो जाएगा, 35। तो अब आपके पास इनकम कितनी बचेगी, 35। मतलब क्या देखो ना, 70 इनकम बची थी, हाँ 50% टैक्स में गया। इनकम कम बच रही है वो मत देखो तुम, टैक्स जो है पहले 40 का टैक्स भर रहे थे, अब 35 का टैक्स भर रहे। ये सच में 10 का खर्चा हुआ है क्या पॉकेट से निकाल के? नहीं, तुमने 80, तुम 80 आए, तुम इतने खुश हो गए, ऐसे मतलब ऐसी स्माइल करे थे और वहां से गवर्नमेंट देख रहा था, फिर गवर्नमेंट तुम्हारे पास स्पेशल टैक्स है, तुम बोले नहीं, पहले हम डेप्रिसिएशन का भी तो PNL में डेबिट मारेंगे। वंस यू पुट डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी वजह से अपना टैक्स कम भरेंगे ना। ये 10 रुपये अपना असली का खर्चा है कि नहीं है, मतलब मेरी इनकम 35 हुई, अब ये 10 को ऐड बैक कर लो, गवर्नमेंट गया, तुमने तुम्हारा टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट उसके घर चला गया, फिर तुम चुपके से वो 10 निकाल के ऐड बैक करोगे, क्योंकि ये 10 हमने असली में पॉकेट में से थोड़ी खर्चा दिया है। 10 रुपीज पैसे में आए, 20 रुपये पॉकेट से खर्चा किया। डेप्रिसिएशन इज जस्ट क्या बोलते हैं, तुम्हारा असेट का एलोकेशन करना है हर साल, इसलिए वो तो तुम एक बार का खर्चा कर चुके हो। तो आज वो 10 रुपीज गए थे क्या? नहीं गए थे, वो 10 रुपीज अभी भी तुम्हारे पॉकेट में, सिर्फ गवर्नमेंट आया था इसीलिए तुमने क्या किया, वो 10 रुपये PNL में दिखा दिया। फिर अब तुमने गवर्नमेंट को 35 रुपीज दे के भेज दिया, उसके बाद तुम वो 10 रुपये चुपके से निकाल के वापस से 35 में ऐड करेंगे, और तुम्हारी इनकम कितनी हो गई अब, 45। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं रखते हो तो आपके हाथ में इनकम 40 होती है, आप डेप्रिसिएशन रखते हो तो आपके हाथ में इनकम 45 होती है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके वजह से हमको टैक्स सेव होता है। करेक्ट है क्या? यही स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो सेम स्टेटमेंट। हाँ, 100 रुपीज़ का टोटल सेल्स था, 70 का खर्चा हो गया मेरे पास, और 10 रुपये मैंने डेप्रिसिएशन के भी कट कर दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 60 का 30%, 63 18। देखो 60 का 30% यानी 18 रुपये का, यहाँ पे भी कुछ तो हुआ ना रे, एक सेकेंड, 30 का, हाँ ये लिखा ना मैंने, वही सोचो 70 का खर्चा था, 10 रुपये ने 80 का खर्चा, मैंने कितना बचा, 20 रुपीज़ बचा है। अब आपका गवर्नमेंट के पास टैक्स 20 का 30% 6, इधर कितना बचेगा, 20 माइनस 6 14 बराबर है। अब गवर्नमेंट चला गया, तब चुपके से तुम डेप्रिसिएशन को वापस से क्या करते हैं, ऐड बैक करते हो, और अब आपकी इनकम कितनी हो गई, 24। हुआ ना फायदे का? टैक्स सेव किया कि नहीं किया अपन ने? जस्ट वो 10 रुपये के डेप्रिसिएशन की वजह से अपने को वो 10 रुपये का फायदा हुआ है, राइट? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, ये स्टेटमेंट लिख के लेंगे, अपने को यही स्टेटमेंट पे काम करना है। हर एक मेथड के अंदर अपने को ये कैश फ्लो, इसको बेसिकली बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, AT, CFAT। हर मेथड में अपने को CFAT लगता है, सिर्फ ये
ARR मेथड है ना, ARR मेथड, सिर्फ ARR मेथड में तुम क्या करते हो, तुम्हारी नॉर्मल इनकम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने का काम नहीं करते। जो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना, ARR का मेथड इस पे चलता है, बाकी के सारे मेथड्स ऑल लिख दो चाहिए तो, ये ऑल अदर मेथड्स के लिए क्या लगता है तुमको, CFAT लगता है। सिर्फ एक ARR का मेथड है जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग है, बेसिकली अकाउंट्स है ना, तो अकाउंट्स ये सब कहाँ समझता है, ये तो अपन समझते हैं टैक्स और FM वाले। अकाउंट्स सिर्फ नंबर्स देखता है, तो अकाउंट्स क्या देख रहा है, 14 रुपीज़ का तुम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, बस उस पर ही। वो अब असली का वो कॉन्सेप्ट थोड़ी दिखेगा कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, क्योंकि उसके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन का खर्चा एक बार तो कभी तो हुआ था ना, जो हर साल दिखाना है। इसलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसके लिए पैट यूज करोगे, बाकी हर मेथड के लिए अपने को CFAT लगता है। ये वाला टेबल आप एज इट इज बना के लेंगे विद फिगर्स, लेक्चर पॉज करें और उसको लिख के ले। ये भी लिखना, बी नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन हैज बीन एडेड बैक। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, रीजन तो पता रहना चाहिए ना। नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, सच में हम पैसा निकाल के उसको नहीं देख रहे, वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हमने पैसा ऐसे PNL में दिखा दिया था। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स लेके चले गई वापस, अपन ने वो चुपके से पॉकेट से निकाल के हमारे पैसों में ज्वाइन कर लिया। डन। तो अब आपको ARR भी समझ गया है क्या, पक्का लिख लिया आपने इसको, ठीक है। अब जहां पर ने ARR लिखा था ना, वहां पे ये नोट भी लिख देंगे आप लोग, नोट, सब लोग ARR जहां पे लिखा था वहां पे ये नोट भी लिखेंगे। ओनली ARR इज द मेथड, ओनली ARR इज द मेथड where we will need profit after taxes, all other methods में CFAT। अगर आपने वो टेबल बना दिया तो ये टेबल के नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पक्का। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखा रही हूँ, NPV विद द सेम एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल कहा था अपन ने, लिया था ना ये, हाँ। तो NPV होता क्या है, NPV is present value of inflows minus present value of outflows। लिख के लो फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है अपना 410.522, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है 550, तो कितना NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है 410.55 माइनस 550, तो हमारा नुकसान हो गया है ना इधर 139.45 का, तो निगेटिव। अगर NPV पॉजिटिव है तो हम क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, NPV निगेटिव है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कर 410.522 माइनस 550 कर लिया सबने, 139.478 आ रहा है ना, मैं वही बोलूँ 45 कैसे, डन, लिख लिया आपने। तो यही मेथड में NPV निकालना सीख लिया आपने, पूरा मेथड सेम है, ये सब चलेगा, उसको लास्ट में क्या कर देना है, बस इनको माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का है आपका। नेक्स्ट मेथड लिखेंगे आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI मेथड। नेक्स्ट मेथड लिखेंगे हम ARR, ये जहां पे लिखा ना उसके नीचे लिख दो PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, PI लिखा। इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, जितना भी कैश इनफ्लो है ना अपना डिस्काउंटेड, हर एक मेथड में डिस्काउंटिंग है ARR छोड़ के, अपॉन टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज। फॉर एग्जाम्पल अभी वाला जो प्रोजेक्ट था, इनफ्लो कितना था 410 पॉइंट कितना था, मैंने कैलसी पे अभी लिया था ना, एक मिनट था, 410.52 ऐसे ही कुछ था क्या, एक बार चेक कर ले, 410.522 और ये 550, ठीक है। अच्छा 410.522 और टोटल डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लोज कितना है, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज अपना 550, ऑलरेडी वो 0 ईयर में ना, क्यों डिस्काउंट करेंगे, तो 410.522 डिवाइडेड बाय 550 कितना आ रहा है ये
0.746, आपका PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.746। एक बात समझो, ये कम से कम 1 तो आना चाहिए ना, जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट उतना तो रिकवर कर लो। ब्रेक इवन पे भी नहीं हो तुम, अभी 550 इन्वेस्ट करके 410 ला रहे हो। तो अगर आपका जो PI है वो ग्रेटर देन 1 है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर PI लेस देन 1 है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिख के लेंगे ये सब लोग, इतना जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। फटाफट पॉज करो, लिख के लो, चलो आगे। सम्स तो सब पे करने ही वाले हैं ना, हम सम्स करेंगे करेंगे करेंगे। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक क्या हमको? चलो एक एक करके अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। देखो अभी बेबो लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन विच विल परफॉर्म ऑपरेशंस विच आर एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय वर्कर्स। अभी लोग काम करते हैं, उसको लोग हटा के वो मशीन को लाना है, ठीक है। W और X मशीन के मॉडल्स के नाम है। कॉस्ट ऑफ मशीन दे दिया, उसकी लाइफ दे दी है। कॉस्ट और लाइफ दिया मतलब उनको करना क्या? डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है। सेविंग्स और सेविंग्स यानी ये तुम्हारे इनफ्लो होंगे ना, सेविंग्स अपना पैसा बचने वाला है, और जो कॉस्ट है वो अपना पैसा जाने वाला है, ठीक है। कैसे करते? अच्छा, कंप्यूट क्या करना है अपने को, कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो बेसिकली इससे मैं आपको NPV भी सिखा देती है, ARR भी सिखा देती हूँ और PI भी सिखा देती हूँ। सबसे पहले जितने भी सेविंग्स हो रहे हैं वो अपने इनफ्लो हुए, तो क्या क्या सेव हो रहा है अपना? 10,000 और 90,000, और यहाँ पे 15,000 और 1,20,000, ये मेरे सेविंग्स हो गए। अब ये देखो कि खर्चे क्या क्या है। 7,000 का खर्चा है, 6,000 का खर्चा है और 12,000 का खर्चा है। तो वहाँ पे लिख दो सुपरविजन का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वेज 11, 8 और 6, 16,000। तो यहाँ पे भी 16, 11 और 8,000 सुपरविजन, मेंटेनेंस और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अब अपना कैलकुलेटर लेंगे सब लोग हाथ में। 90,000 और 10,000 इतने की सेविंग हो रही है, 1 लाख की सेविंग हो रही है। कितना खर्चा हो रहा है? 12,000 का खर्चा है, 7,000 का खर्चा है और 5 या 6,000, 6,000 का खर्चा। यानी कि अपने पास कितने पैसे बच रहे हैं? CF80 अपना कितना है अभी? तो ये हाँ अपना CF80 नहीं है अभी, ये कैश फ्लोज है। कितना है? 75,000, करेक्ट है। डेप्रिसिएशन थोड़ी अभी इसमें से अपन ने माइनस किया। डेप्रिसिएशन ये अपना बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पकड़ो इसको। क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर भी निकाल लो, 120 + 15, 1,20,000 + 15,000 - 16 - 11 - 3,000 कर दिया सबने? एक मिनट, मेरा एक ऐसे अटक गया। 15 - 16 - 11 - 8 आ गया सब लोग को 1 लाख। तो ये मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बराबर है क्या? इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाली लाइन एक एक्स्ट्रा की है, इसको आप लोग हटा ही दो। ये वाली लाइन भी एक्स्ट्रा की है, इसको आप हटा दो, डबल प्रिंट हो गया और कुछ नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, करेक्ट है क्या? ये आपका कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस बोल सकते हैं, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल लो, PBT बोलेंगे अपन इसको। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से क्या हटाएंगे हम? डेप्रिसिएशन। तो हमारा डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है? देखो 1,50,000 5 ईयर्स के लिए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना है? ये 30,000 है। तो 30,000 डेप्रिसिएशन को हटा दो। इधर भी डेप्रिसिएशन कितना है? 2,40,600, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है तुम्हारा डेप्रिसिएशन? 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से अपन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, करेक्ट है पक्का। तो ये तुम्हारा नया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन गया है? 75 - 30 45, 1 लाख - 40,000 60,000। एग्जैक्टली अपन ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ गया वो अपना स्टेटमेंट? ये देखो इधर। डेप्रिसिएशन हटाने के बाद अपने पास क्या आता है? ये वाला मेथड स्टार्ट करने का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो ये रहा मेरा
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 75 माइनस 30 45, बीच की 2 लाइन बस एलिमिनेट कर दो, 1 माइनस 40 60। इसमें से क्या हटाएंगे अपन, टैक्सेशन 30% का है तो 45,000 का 30% 13,500 माइनस इक्वल टू कर लो तो 31,500, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हाँ, इधर भी सेम 60,000 का 30% 18,000 माइनस इक्वल टू, तो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 42,000। इसके अंदर अपन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, बराबर है क्या? हाँ, क्यों ऐड बैक करेंगे, देखो ना यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते, फिर हम बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, तो डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कर लो तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। क्लियर? अभी तक अपन ने डिस्काउंटिंग नहीं की, अभी सिर्फ कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस आया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? अच्छा, अब अगर कैश इनफ्लोज सेम है, कैश इनफ्लोज हर साल के क्या सेम है, देखो कितने साल है ये, 5 साल है ना तुम्हारा, हाँ 5 साल है। रेट कितना दिया है, रेट 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 कुछ दिया है कि नहीं दिया है? एक मिनट रुको जरा, 10%, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, पाँचों साल मेरे को 61,500 61,500 61,500 आने वाला है। फिर तुम 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो 0.9 0.82 वो सब लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके फिर टोटल लेंगे। मैंने ऐसे सिखाया था ना, वो कब करने का, जब अपने कैश इनफ्लोज अलग अलग रहते हैं। अब अपने कैश इनफ्लोज क्या है, सेम है, बराबर है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली जीटी लेंगे। कैसे करने का, ऑन योर कैलकुलेटर्स, फटाफट से अपने कैलसी लो, लिया कैलसी, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 5 बार एक साथ प्रेस कर दो, 3 4 5, 5 बार इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर जीटी का बटन दबाना, तो आपको क्या मिल गया, ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर पूरे 5 साल के लिए मिल गया। कितना हुआ ये, 3.7909। मतलब बेसिकली किया क्या मैंने, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था ना, 1 2 3 4 5, पाँचों की टोटल ले ली और इसको अपन डायरेक्टली 61,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रादर देन एक 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 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 3.7907 आया इंटू 61,500, तो कितना आ रहा है आप लोगों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, 2,33,128। सेम इसके लिए करना है, पर ये अब 6 साल के लिए था ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6, 6 बार करना, जीटी का बटन प्रेस करना, 4.3522 इंटू 82,000, कितना आ रहा है ये फिर, 3,57,126। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, बराबर है क्या। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एनपीवी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, 1,50,000 और 2,42,000, 83,128 मेरा एनपीवी है। 2,40,000 माइनस किया तो 1,17,126 मेरा एनपीवी है। तो एनपीवी के हिसाब से अपन कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू और एक्स है ना मशीन का नाम, तो एक्स बेटर है, हाँ सुन के अच्छा नहीं लग रहा, बट एक्स मशीन बेटर है, हाँ बेटर है। एआरआर कैसे निकालते हैं अपन, एआरआर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अपना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये 31,500, ये 1 साल का है ना, तो ये बेटा एवरेज भी यही आएगा क्योंकि सेम है, 2 का एवरेज भी 2 ही आएगा ना, और यहाँ पे 42,000। तो एआरआर का फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा तुम्हारी, इनकम अपॉन नीचे इन्वेस्टमेंट, तो 31,500 अपॉन 150, 21% का एआरआर है, और इधर 17.5% का एआरआर है। तो एआरआर मेथड के हिसाब से अपन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू वाला सिलेक्ट करेंगे। लास्ट में पीआई, पीआई कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो इनफ्लोज अपॉन आउटफ्लोज 233 अपॉन 150, कितना आ रहा है 1.55, यानी कि 1.5 टाइम्स अपने को पैसा मिल रहा है। इधर 357 अपॉन 240, कितना आ रहा है 1.48, यानी इसके हिसाब से भी कौन सी मशीन बेटर है, मशीन डब्ल्यू। एक कॉम्प्रिहेंसिव सम था जिसके अंदर मैंने आपको एनपीवी भी निकालना सिखाया, पीआई भी निकालना सिखाया और एआरआर भी निकालना सिखाया है। क्लियर हो गया ये वाला मेथड, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, फिर एक मिनट दो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। परी लिमिटेड हैज़ जस्ट इंस्टॉल्ड मशीन एबीसी एट अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs।
अभी अभी उसने एक मशीन इंस्टॉल किया 2 लाख रुपए के लिए। द मशीन हैज़ अ 5-year लाइफ विथ नो रेसिडियल वैल्यू, रेसिडियल वैल्यू नहीं है, 5 साल की लाइफ है। एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1,50,000 यूनिट्स विच कैन बी सोल्ड एट 6 पर यूनिट, यानी कि 1,50,000 यूनिट्स बनाएंगे 6 रुपये में उसको बेचेंगे। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 2 lakhs एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कितना खर्चा है उसका 2 लाख का खर्चा है। फिक्स कॉस्ट 3 पर यूनिट है। अच्छा, द कंपनी हैज जस्ट कम अक्रॉस अनदर मॉडल BCD, पहले ये परी को ABC अच्छा लगता था, ABC से काम स्टार्ट कर दिया देखो 5 साल की मशीन है, जस्ट ABC के साथ उसने काम स्टार्ट किया और अब उसको कौन अच्छा लग रहा है, कौन सा मशीन अच्छा लग रहा है BCD। व्हाट अ परी, मतलब हद है यार। ABC खरीद लिया, मतलब ABC को ले लिया, ABC को लेना जस्ट स्टार्ट किया था, मतलब मशीन जस्ट इंस्टॉल किया था और अब उसको दूसरे मशीन पे नज़र चले गई, यार वो मशीन भी तो अच्छी है। अब ये परी को वो मशीन भी, ये जनरली परा रहना चाहिए था ना, परा को साथ ऐसे होता है, बट अब परी हो रही कान परी। तो ये परी को ABC वाली मशीन भी अच्छी लग रही है, अच्छी लगी थी, उसके साथ काम चालू किया और उसकी नज़र अब दूसरी मशीन पे गई और अब उसको दूसरी मशीन अच्छी लग रही है। बाप रे, कैसे होगा। केपेबल ऑफ गिविंग द सेम आउटपुट, बेटा ये जो ABC वाली मशीन थी ना पहली वाली, वो जितना आउटपुट दे रही है उतना ही आउटपुट ये नई वाली मशीन दे रही है, तो फिर नई मशीन के पास क्यों जाना है, जो ये दे रही है वो दे रही है, अच्छी दिखती होगी। एट एन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1.8 lakhs, ऊपर 2 लाख का, यानी जो पहली वाली मशीन है थोड़ी महंगी है, 2 लाख का खर्चा है। फिर उसका ध्यान गया यार थोड़ी सस्ती मशीन है, ये सेम काम तो कर रही है, जो ये कर रही है वो वही कर रही है, बराबर है। देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सेम है बट ऑपरेटिंग कॉस्ट तो अलग अलग है ना। मशीन BCD का खर्चा एक बार, मतलब उसके खरीदने का कॉस्ट हो गया है 2.5, ठीक है, 5 साल की है। परी लिमिटेड हैज एन ऑफर फॉर सेल, अब क्या हुआ, उसको एक ऑफर मिला कि तुम पहली मशीन को बेच दो, उसके जगह पे दूसरी मशीन को ले लो फॉर 1 लाख, कितने में ले सकती है वो 1 लाख। द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 30,000, यानी 1 लाख मिलने वाले थे, 30,000 का और खर्चा पड़ गया, यानी 70,000 बराबर है 130। एज ए कंपनी हैज नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशन, इट वांट्स, अभी तक उसे काम चालू, ऑपरेशन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी उसे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए, तो अभी भी उसके पास ऑप्शन है कि ABC को वो डिसमेंटल कर दे। 1 लाख मिलने वाले थे तुमको इससे, बराबर है क्या 30,000 चले गए, यानी 70,000 मिलेंगे अब इससे, कि ठीक है। इंस्टॉल BCD मशीन, द कंपनी विल बी अ जीरो टैक्स कंपनी, टैक्स का झंझट नहीं, तो डेप्रिसिएशन को लेस करो और एड बैक करो, वो सब करना है क्या, नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। एडवाइस वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर रिप्लेसमेंट, क्या वो कंपनी ने रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा एक और, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी हैज नॉट इंस्टॉल्ड, लेट्स से उसने ABC खरीदा ही नहीं था और अब उसके पास ऑप्शन है ABC खरीदो या BCD खरीदो, तो कौन सा खरीदना रहता, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, CFAT, ठीक है। 2 मशीन ABC और BCD, सेल वैल्यू कितना है देखो 1,50,000 यूनिट्स है, 6 रुपये में जा रहा है, तो ऑन योर कैलकुलेटर्स, मेरा कैलकुलेटर आ गया, 1 मिनट, क्या हो गया, 1,50,000 इंटू 6 कितना है ये 9 लाख, दोनों भी कितना सेल करके देने वाले हैं 9 लाख। इसका ऑपरेटिंग 2 लाख, इसका 180, तो 9 लाख माइनस 2 लाख 7 लाख और इसका 7,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोल दिया था अपने को 1,50,000 3 रुपये के हिसाब से, यानी 4,50,000 और बोला फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4,50,000। तो मेरे को दोनों के फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल गए, तो अब मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, नहीं मैम वो डेप्रिसिएशन हटाओ ना, फिर टैक्स लगाओ, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, बेटा टैक्स है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन हम हटाए क्यों, फिर से ऐड बैक करें क्यों, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CFAT 7 लाख माइनस 4,50,000, 250 आ गया और इधर भी 720 माइनस 450 2,70,000। यानी कि ये जो दूसरी मशीन है BCD, उससे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अपने को 20,000 एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 14% के हिसाब से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.14,
इनटू इक्वल टू करो, कितने साल की मशीन है? 5 है ना? कहाँ गया ये? यस 5 ईयर की। 1 डिवाइडेड बाय 1.54, एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 आ गया सबका? कैसे किया? 1 अभी 10% के अलावा है इसलिए बता देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.14, एक बार इंटू नहीं, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 4 5, पाँचों बार इक्वल टू प्रेस कर दो, 3.433 GT दबाने के बाद आ जाएगा। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 2,50,000 इंटू 3.433 कितना आ रहा है? 8,58,270 और यहाँ पे 2,70,000 इंटू 3.433 कितना आ रहा है? 9,26,932। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है। इन्वेस्टमेंट माइनस किया तो 2 लाख और 2.5 लाख कितना आ रहा है यहाँ पे? 658 और 676। सिंस देर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अपन वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कंक्लूजन, एनपीवी ऑफ मशीन BCD इज मोर देन ABC, तो BCD इज अ बेटर ऑप्शन। ये मैंने किसका आंसर दिया कि लेट से अभी तक आपने कोई मशीन इंस्टॉल नहीं की है तो आप कौन सी मशीन के पास जाते हैं? BCD के पास जाते हैं। बराबर है क्या? हाँ। बट अब रिप्लेसमेंट करने का देखना है, तो रिप्लेसमेंट के लिए ना इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाना है, यानी कितना एक्स्ट्रा खर्चा और कितना एक्स्ट्रा इनकम। अभी नई मशीन खरीदने जाऊंगी तो मेरे को 2.5 लाख लगने वाले हैं, हाँ, लेकिन पुरानी वाली मशीन 1 लाख में सेल होने वाली है। 30 का डिसमेंटलिंग चार्जेस है, यानी कितने में सेल होगी वो? 70,000 में। तो 2.5 लाख में 70,000 तो मेरे को पुरानी मशीन दे रही है, ठीक है। तो कितना अपना आउटफ्लो होने वाला है इसमें से? 2,50,000 माइनस 70,000, तो 180 का आज की तारीख पे खर्चा है। इनफ्लो कितना मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा का? 20,000 ना, देखो कहा गया 250 270 निकालते ना, हाँ, ये 270 और 250 तो कितना एक्स्ट्रा दे रही है वो? 20,000। 20,000 को भी एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो 3.433 तो 68,640 मेरे को मिलेगा। 1,80,000 मेरा जाएगा। तो हमने ऐसा कुछ करना चाहिए क्या हरकत? जस्ट ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है बेटा। जस्ट बिकॉज आपको वो मशीन अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी दिख रही है, तो आप क्या करोगे? चल बेटा तू आजा तू जा, ऐसे काम नहीं करने के। खर्चा कितना बढ़ रहा है देखो ना, 180 का खर्चा हो रहा है, वो मशीन तुमको इन रिटर्न कितना देने वाली है? 68,640, मतलब हाफ भी नहीं दे रही वो, क्या फ़ायदा? तो हम जाएंगे क्या दूसरे ऑप्शन पे? नहीं जाएंगे। वी शुड नॉट रिप्लेस, बराबर है, करेक्ट, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम CA तेज सरलीगट्टी फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ रहे हो, सब कुछ सब तरफ बढ़िया है। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके सामने मैं आज CA में इंटर के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई साहब जो CA में इंटर का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, CA में इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। CMA इंटर के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। जिसमें ग्रुप 1 में मैं पढ़ाता हूँ कौन सा सब्जेक्ट? पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में जो मैं दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूँ वो है पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स का कस्टम्स वाला पार्ट, विच इज फॉर 20 मार्क्स। एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स। पेपर 12 आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ 50 मार्क्स। तो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, IDT इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 11 जिसमें 20 मार्क्स, कस्टम्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इन इंटर।
इसके अलावा अपने इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर जितने सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने पास अवेलेबल है बेटा। मैं आपको आज मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अब बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों लोगों से अलग है या दूसरों से अलग क्यों है, हमारे तरीका अलग क्या है, वो मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि ये जैसे आप CMA फाउंडेशन क्लियर करने वाले, हमें फिर से जुड़ना है CMA इंटर के लिए। तो जब हम फिर से जुड़ेंगे CMA इंटर के लिए, तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जो रहेगा, अपने बीच में जो रिलेशन रहेगा, वो कैसा रहेगा, वही बताने आया हूँ मैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम थीम फॉलो करते हैं अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में, वो थीम आप समझ लो बड़े प्यार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन बुक से। कौन सी बुक से? मेन बुक से, मेन वॉल्यूम से, जहाँ पर हम मोर देन 150 to 180 सम्स कवर करते हैं इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन जो अगर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूँ तो उसमें भी कवर मोर देन 250 सम्स। देखो वो 100 मार्क्स का है, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वी कवर मोर देन 250 सम्स इन CMA इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स एंड IDT कस्टम्स जो 20 मार्क्स है, इसमें भी हम ये थियोरेटिकल थोड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है, तो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज भी कवर करती है। तो ये हुआ अपना मेन बुक। मेन बुक में हमारा फीचर क्या होता है? मेन बुक में वी स्टडी कंसेप्ट्स इन डिटेल, कंसेप्ट्स इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक में। तो मेन बुक होने के बाद तो सर इतना काफ़ी होता है कि मेन बुक? नहीं, मेन बुक काफ़ी नहीं होता है। फाउंडेशन के समय भी मैंने आपको बताया है, मेन बुक यानी कि मेन बुक जो अपना मॉड्यूल कवर करता है, सिर्फ इतना नहीं, तो हमें एक और चीज़ करनी होती है। क्या? हम करते हैं महासंग्राम सीरीज। कौन सी सीरीज? महासंग्राम सीरीज। महासंग्राम सीरीज, महासंग्राम सीरीज में बेटा हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से समझो, ये अपने महासंग्राम सीरीज में हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से सुनो। ये है अपने महासंग्राम सीरीज की बुक। ये महासंग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आपके वर्क बुक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं महासंग्राम सीरीज़ में। महासंग्राम सीरीज़ की अगर आपको मैं झलक दिखा दूं तो ये देखो, महासंग्राम सीरीज़ के जो कुछ सम्स है, जैसे ये थियोरी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम RTP, मॉक टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपके पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थियोरी, वो भी सेपरेटेड है देखो भाई साहब, वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा अब ये देखो, ये जो महासंग्राम सीरीज और मेन बुक, ये दोनों के तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही, बट ऑब्वियस ये जो अपनी मेन बुक है, ये अपनी मेन बुक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन बुक का कवर पेज है और ये आपके मेन बुक की झलक दिखा देता हूँ आपको हल्की सी। ये रही मेन बुक, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर सम्स भी कवर किए जाएंगे। फिर अगली आती है अपनी महासंग्राम सीरीज, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये महासंग्राम सीरीज सर ये तो सबको ही करता है सर, ये तो हमने करना ही है बेटा। महासंग्राम सीरीज कोई नहीं करता। महासंग्राम सीरीज में बच्चे को करना पड़ता है कि भाई पास पेपर ढूंढ कर लाओ, रिविजन टेस्ट पेपर लेके आओ, वर्कबुक डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो, यहाँ सबसे पढ़ो। हमने सब एक जगह पे कंपाइल करके दिया है ना। फाउंडेशन में भी तो हम लोग जो MCQ डिस्कस कर रहे हैं, सारे तो डिस्कस कर ही रहे, अब तो ये चीज़ से वाकिफ़ हो ही। इसके अलावा सर और क्या देने वाले हो सर? इसके अलावा और क्या दूंगा? ध्यान से सुनो बेटा, CMA इंटर के अंदर हम एक और बुक प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चे, क्या बस क्या बोलूँ। हमने बचपन में एक चींटी और हाथी की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी चींटी होती है, बड़े से हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही है, उसको छोटा सा चिल्लर समझ के सब लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ पढ़ लेंगे, हाँ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 मार्क्स के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 मार्क्स की आपकी थियोरी 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कुछ करेंगे क्या सर? यस बट ऑब्वियस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो हम लोगों ने फिर से ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव्स में भी सारे कंपाइलेशंस होंगे, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs, पास्ट पेपर्स, वर्क बुक, रिविजन टेस्ट पेपर, हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर भी। अगेन कलरफुल नोट्स। सर सिर्फ नोट्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा अरे बेटा रुको, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोग थियरी, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहा जाता है थियरी भी है ज़रूरी, तो थियरी भी अगर ज़रूरी है तो थियरी के लिए भी एक्सक्लूसिव सर, एक्सक्लूसिव
जैसे मेन बुक हम लोग एक्सक्लूसिवली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स लेंगे। महासंग्राम एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। ऑब्जेक्टिव्स एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम सब प्रोवाइड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थियोरी के लिए भी अलग से सर, यस थियोरी के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। थियोरी के लिए देखो थियोरी की बुक अलग से जो आपकी थियोरी कवर की जाती है, थियोरी ये बुक सर, ये सिर्फ ये बुक भी नहीं बेटा, थियोरी के बुक उसके लेक्चर्स भी साथ में एक्सक्लूसिवली उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यस तो सब इतना ही है क्या? नहीं बेटा इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी है, रुको। और क्या बाकी है सर? अब इतना देने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? हाँ है, रुको देखो मैंने क्या बताया आपको, मेन बुक एंड लेक्चर्स, महासंग्राम बुक एंड लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स नोट्स एंड लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। अब बात ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी सीरीज। अगेन यू वेरी वेल नो अबाउट दिस संजीवनी बूटी सीरीज जो अभी आपकी चल ही रही है सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन में ये लेक्चर्स चल रहे हैं संजीवनी बूटी सीरीज के। ये संजीवनी बूटी सीरीज में देखो भाई साहब, हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे और 2 डे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोथ ग्रुप की स्टडीज कर रहे हो तो आपके पास तो छुट्टी है ही नहीं, और अगर आप एक ग्रुप की भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में सिर्फ अल्टरनेट डे की छुट्टी है, तो एक ही दिन है, बस इस एक दिन में इतना सब पढ़ के हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज, फिर से हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जिसमें पूरा टॉपिक। तो सिर्फ इतना ही क्या, देखो मैं आपको संजीवनी बूटी सीरीज़ के नोट्स भी दिखा देता हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिर से क्या करेंगे, जो अपनी महासंग्राम है मेन बुक है वहाँ से कंपाइल करके हमने फिर से ये सम्स लेकर आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे सम्स यहाँ पर कवर कर लिए हमने, ये सारे। ये हो गए आपकी कौन सी सीरीज़? ये हो गई आपकी संजीवनी बूटी सीरीज़, जो आप तो रेगुलरली देख ही रहे हो सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीरीज सीएमए इंटर में भी चल रही है बेटा, यही चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुनो वापस कह रहा हूँ मैं, आपका कवर होगा। अब बात ध्यान से समझो बेटे, अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं सीना ठोक के ये बोल सकता हूँ कि थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतने सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें होने के बाद हम सीएमए नहीं बनेंगे तो कैसे होगा बेटा? ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? सिर्फ आकाश अग्रवाल क्लासेस में ही मिलेगी। इसलिए हम भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं, थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो डू स्टडी वेल, पढ़ाई करो। लेक्चर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सी यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निकम्मी तुमको ना बोल रही बाबा, क्वेश्चन में नाम है लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ मशीन्स दैट वे यूज टू मेक अ प्रोडक्ट दैट द कंपनी हैज फेज्ड आउट ऑफ इट्स ऑपरेशन। कोई प्रोडक्ट बनाती थी वो, ठीक है। एग्जिस्टिंग मशीन वाज ओरिजिनली परचेज्ड 6 years ago फॉर 5 लाख में वो मशीन खरीदी थी 6 साल पहले, एंड इट्स बीन डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही डेप्रिसिएशन रेट हर साल। इट्स रिमेनिंग लाइफ इज 4 years, 4 साल बचा है। 6 साल की मशीन थी तो 2 साल उसका हो गया है, निकल चुका है। डेप्रिसिएशन चार्जेस 50,000 है पर ईयर, उसने खुद बता दिया है, ठीक है। नो सैल्वेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बेकार कबाड़ होने वाला है वो। इट कैन करेंटली बी सोल्ड फॉर 150। आज अगर मैं वो मशीन को बेचने जाऊंगी तो कितना लगने वाला है? 150 लगने वाला है। द मशीन कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड। बेटा अपन हर चीज़ बेचते नहीं है ना, कुछ चीज़ों को ठीक भी कर लेते हैं ना, कर लेते हैं नहीं कर लेते? हर बार बोलेंगे नहीं तूने, ऐसे थोड़ी होता है। कई बार अपन सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं ना, तो ये वो वाली बात है। अब ये मशीन को ना अपन बेचेंगे अगर नहीं, उसको ठीक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एज पर नया टेक्नोलॉजी उसको चेंज करेंगे। मशीन कैन बी मॉडिफाइड एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख। कितने में मशीन मॉडिफाई करेंगे अपन? 2 लाख में। क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो जो मशीन काम कर रही थी ना, देखो फर्स्ट लाइन में दिया है इज आउट ऑफ ऑपरेशंस। अब वो प्रोडक्ट और नहीं बनाती है। लेट्स से वो मशीन बनाती थी नोकिया का पुराना फ़ोन, अब वो मशीन का काम है क्या? नहीं, क्योंकि नोकिया के पुराने फ़ोन हमको चाहिए ही नहीं, बराबर है। तो वो नया प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशंस की वजह से वो दूसरे प्रोडक्ट बना पाएगी तो अपने काम आएगी, ठीक है।
इफ द मॉडिफिकेशंस की वजह से यूजफुल लाइफ, सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन कुछ चेंज नहीं होगा बोला, ठीक है। इफ द कंपनी डज नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग मशीन, अब वो इसको ठीक अगर ना करे तो 1.5 लाख में तो बेच सकती है ना उसको, आज भी देखो तो 1.5 लाख में बेच देंगी और वो नई मशीन खरीद लेंगे कितने में, 4,40,000 में। न्यू मशीन वुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 4 years। कंपनी इज इंजीनियर, कंपनी का एक इंजीनियर है, वो एस्टिमेट दे रहा है दैट द कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विद द न्यू मशीन विल बी 25। नई मशीन के साथ 25,000 पर ईयर का खर्चा भी जुड़ने वाला है, नहीं जुड़ने नहीं वाला है, सॉरी मैंने एक स्टेटमेंट गलत पढ़ा। कॉस्ट विद द न्यू मशीन वुड बी 25,000 पर ईयर लेस देन द एग्जिस्टिंग मशीन। अभी जितना भी खर्चा है ना उससे 25,000 का कम खर्चा होगा नई मशीन के साथ, ऐसा आपका क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 55%। हमने नई मशीन खरीदनी चाहिए या उसको मॉडिफाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ओरिजिनल की आज की बुक वैल्यू निकाल लो, 5 लाख की है, हाँ 5 लाख की है। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है, 6 साल का। एग्जिस्टिंग मशीन वॉज ओरिजिनली परचेज 6 years ago फॉर डेप्रिसिएशन, 5 लाख में खरीदी थी, बीन डेप्रिशिएटेड कितने में, 50,000 में, तो इसके 6 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, देखो 3 लाख हो जाएगा। तो बुक वैल्यू बिफोर कैपिटलाइजेशन, मतलब अब उसकी बुक वैल्यू, सारा डेप्रिसिएशन हटा दो तुम लोग, आखिरी तक का मैंने चार्ज कर दिया, आगे वाले सालों का भी चार्ज कर दिया। कितना डेप्रिसिएशन, कितना अपनी बुक वैल्यू हो जाएगी उसकी, 2 लाख हो जाएगी, ये तो 50,000 है ना, ठीक है, ओके। मैंने पूरे 6 साल के लिए एक बार का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया क्योंकि मेरे को उसकी बुक वैल्यू देखनी है। अब बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 2 लाख है। अगर मैं उसको मॉडिफाई कर रही तो और 2 लाख ऐड हो जाएगा, तो नई वाली बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 लाख। कितनी हो जाएगी न्यू बुक वैल्यू, 4 लाख, ठीक है। अब बात यह है कि इफ ओल्ड मशीन इज मॉडिफाइड, अगर अपन ओल्ड मशीन को ही मॉडिफाई कर देते हैं तो आज कितना खर्चा लगने वाला है, मेरे को 2 लाख का खर्चा लगने वाला है, बराबर है। सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये 2 लाख पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा ना। 6 साल थे, 2 साल जा चुके तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1 लाख, सॉरी कितनी अभी अपनी मशीन, 4 लाख की अभी बुक वैल्यू देखो उसकी मैंने निकाली, 4 लाख की बुक वैल्यू निकाली। 4 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल की बची, अब 4 साल की बची, तो कितना हो जाएगा ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन। और अगर अपन नई मशीन खरीदने गए तो 2,90,000 की मशीन खरीद रहे, बराबर है, 2,90,000 की खरीद रहे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो जरा, एक बात समझना, 2,90,000 ये तुम्हारा अभी का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन के अंदर। एक सेकेंड ना बेटा, ये आपके एडजस्टमेंट जूम कर दी। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन द मशीन कॉस्ट इज 2 लाख। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मशीन कितनी हो गई, 2 लाख की, एंड 4 लाख एंड 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख की मशीन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी देखो ना तुम्हारा मशीन जो है डेप्रिसिएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मेरे को ये हटाने दो। अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मशीन आपकी 2 लाख की हो जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए, और 4 लाख की। देख क्यों, क्योंकि आपकी जो मशीन है ये वो आप रिप्लेस कर रहे हो या उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उसकी बुक वैल्यू अलग होगी, और डेप्रिसिएशन के लिए अपने को पिछला वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, समझ रहे हो। आई नो आप लोग स्टक कहाँ पे हो सकते हो, यहाँ पे 2 डाउट आ सकते हैं। पहली बात, अगर मशीन 4,40,000 की तो 4,40,000 की है, 4 साल चलेगी तो डेप्रिसिएशन 1,10,000 आ गया, ठीक है। तो मशीन अगर नहीं खरीद रही तो कैश इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,90,000 का क्यों है, सिर्फ 290 का क्यों है बेटा, एक बात समझो। 4,40,000 की मशीन थी, हाँ, अपने को 1,50,000 आज के आज उसके मिल रहे कि नहीं मिल रहे, 440 की मशीन थी पर 1,50,000 अपने को पुरानी मशीन सेल करने पे मिल रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, मेरे को 290 ही देना पड़ रहा है। पर आप ये 290 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या, नहीं, आप डेप्रिसिएशन पूरा 4,40,000 पे करोगे, क्योंकि बाकी का देखो 290 अभी आप खुद दे रहे हो, और जो बचे हुए आपके 1,50,000 वो दूसरे मशीन को बेच के आ रहे, तो तुम दे रहे तो पूरे 4,40,000 हो ना, खरीद रहे तो 4,40,000 में हो। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका 290 का ही होगा,
बराबर है क्या, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए अपन पूरा 4,40,000 कंसिडर करेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है अपने को, 10,000 लग रहा है। चलो कैश फ्लो निकालेंगे अभी। व्हेन वी बाय न्यू मशीन, अपन 1.5 लाख बेचने वाले, इसलिए वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया है। 4,40,000 माइनस कितने में बेच रहे, 1,50,000, इसलिए 2,90,000 आया है वहाँ पे, किसी को डाउट हो तो। अच्छा, नई मशीन के साथ सेविंग 25,000 क्वेश्चन नहीं बोल दिया है। डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा कितना जाने वाला है अपना, 10,000 जाने वाला है। तो अपना अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 15,000। टैक्स रेट कितना है 55%, तो 15,000 इंटू 55%, 8250 टैक्स रेट है। तो अपना अर्निंग्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 6750। डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे ना, करेंगे, 16,750। ये मेरा हर साल का कैश इनफ्लो रहेगा। अगर मैं मशीन को क्या कर रही, मशीन को रिप्लेस कर रही, तो हर साल का ये कैश इनफ्लो रहेगा, हाँ रहेगा, ठीक है। अब 2 लाख की मशीन देखो, आपकी मशीन कितने की थी, 5 लाख की थी, 3 लाख डेप्रिसिएशन चले गए, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, बराबर है उतने साल डेप्रिसिएशन डालने के बाद। पर वो आज बेच रहे कितने अपन, 1,50,000 में, तो आपका 50,000 का लॉस हुआ है ना, हाँ हुआ है। तो वो जो 50,000 का लॉस आपके P&L में जाएगा, तो आपका जो भी टैक्स है उतना कम होके आएगा ना। जितनी भी इनकम है उसमें से ये 50,000 माइनस करेंगे, फिर टैक्स लगेगा, तो मेरे को ये 50,000 पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना। तो 50,000 इंटू 55%, 27,500 का मेरे को पहले साल क्या मिलने वाला है, टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये ऐड करना पड़ेगा ना कैश इनफ्लो के अंदर। हर साल 1670 ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर जिस साल वो लॉस हुआ था, तो वो लॉस की वजह से थोड़ा फायदा होगा। तो अब ये आपके एनपीवी निकालेंगे। देखो पहले साल कितने हमारे 90,000 जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है 90,000। कैसे आउटफ्लो हो रहा है 90,000, अभी निकाला था यार, ऐसे क्या करते हैं। ये देखो इधर कहाँ गया, ना बेटा लोड हो रहा है स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। 2 ऑप्शन है, या तो मैं मशीन को क्या कर लूँ, मॉडिफाई कर लूँ। अगर मैं मशीन को मॉडिफाई करती तो मेरा आउटफ्लो कितना होने वाला है, 2 लाख का। या तो एक सेकेंड, या तो दूसरा ऑप्शन है कि हम मशीन को क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले। अगर मैं एक्सचेंज कर रही हूँ मशीन को, तो आउटफ्लो कितना होने वाला है, 2,90,000। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच से गए तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 90,000 ही तो लग रहा है। एक्स्ट्रा और कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये 90,000 आया, देखो यहाँ से आया 290 माइनस 2 लाख विल गिव यू 90,000 ही एक्स्ट्रा लग रहा है ना, क्योंकि दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। तो 2 लाख तो तुमको एनी विच वेज लगने वाले, ऊपर के कितने लग रहे हैं, 90,000, ठीक है। ये तुमको 1 ईयर में लगते तो अपन 90,000 एज इट इज लेंगे, ये आपका आउटफ्लो है। अब पहले साल में 16,750 प्लस ऑन योर कैलकुलेटर्स 27,500 क्यों ऐड कर रहे हैं अपन वो अमाउंट, क्योंकि हमको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। वो लॉस की वजह से वो लॉस जाके बैठेगा P&L में, और उतना गवर्नमेंट कम टैक्स लेगी। तो पहले साल आपका कैश इनफ्लो 44,250 का, और फिर हर साल कितना है 16,750 का। डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% से 1 डिवाइडेड बाय 1.15 कितना आ रहा है, 0.8695। अब अपन जीटी नहीं कर सकते ना अलग अलग कैश फ्लो से, फिर 0.7561, फिर 6575, फिर 517। इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये अमाउंट मिल रहे हैं हम लोगों को। फिर हमारे 90,000 का अपन ने खर्चा किया है, 90,000 आपका एक्सपेंस है। 38,475 माइनस करो, 12,665 माइनस करो, 11,013 माइनस 9,576 माइनस, कितना अपना नुकसान हो रहा है 18,271। सिंस न्यू मशीन इज शोइंग निगेटिव एनपीवी, कंपनी ने नई मशीन नहीं खरीदनी चाहिए, चुपचाप से मॉडिफाई करना चाहिए। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सबको, पक्का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट थोड़ा 1-2 बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको पक्के से इसकी क्या हो जाएगी, ऐसे वाले क्वेश्चन टैकल करने की हैबिट हो जाएगी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूस कंपनी विच इज इन द 40% टैक्स ब्रैकेट हैज़ टू परचेज एनी ऑफ द 2 मशीन्स, KL या LM, इसको 2 मशीन्स में से कोई एक लेनी है।
कॉस्ट दे दिया है उनका, यूजफुल लाइफ दे दिया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें से हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे, फिर हम टैक्स चार्ज करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, बराबर है क्या। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट इज 12%. यूजिंग एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिटरमाइन विच मशीन शुड बी परचेज्ड, कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, ठीक है। ये उसका कॉस्ट है, उसका यूजफुल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन निकाल लो। 20 lakhs डिवाइडेड बाय 5, कितना डेप्रिसिएशन है, 4 लाख। 36 by 8, 36 lakhs डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है, 4,50,000, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट इनकम निकालते हैं अपन बेसिकली। इक्विवेलेंट ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि इनके ना ईयर्स अलग अलग है, एक 5 साल के लिए, एक 8 साल के लिए, कैसे एनपीवी से कंपेयर करने का, क्योंकि ये इनकम शायद थोड़ी ज़्यादा ही देगी क्योंकि वो 8 साल तक इनकम देने वाली है, ये 5 साल में रुक जाएगी, बराबर है क्या। हाँ, तो कैसे निकालेंगे ऐसे टाइम पे, ये देखो कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस, कितने अपने कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस, 6 लाख है। 6 लाख में से सबसे पहले टैक्स हटाएंगे, तो सबसे पहले इनमें से हम अपन टैक्सेशन हटा देंगे, डेप्रिसिएशन हटाओ पहले, 6 लाख और 8,40,000, कितना डेप्रिसिएशन था, 4 और 4,50,000, तो 6 लाख माइनस 4 लाख, 8,40,000 माइनस 4,50,000, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना है, 2 लाख एंड 3,90,000। इसके बाद हम क्या हटाएंगे, टैक्स हटा देंगे, तो 2 लाख में से 40% कर लो फटाफट, 2 लाख डायरेक्टली कर लो ना, 2 लाख इंटू 60% कर लो डायरेक्टली, तो तुमको ये मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। और यहाँ पे भी 3,90,000 का 60% कर लो डायरेक्टली, कितना आ रहा है, 2,34,000, बराबर है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, तो ये 4 लाख ऐड बैक करेंगे, 4,50,000 ऐड बैक करेंगे, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, अब ये फिगर कितना आ गया, 520 और 6,84,000। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखो कितना है अपना, कितना है, 12% है, तो 12% के हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, अभी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 6 साल था ना, बराबर है क्या, 5 है, 5 ईयर्स था, 5 ईयर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 साल के लिए प्रेस की, तो जीटी कितना आ रहा है, 3.604। तो अब क्या करना है ना आपको, आपके कैश फ्लोज को डिवाइड कर देना है, कैसे करेंगे, ये वाला जो मेथड है आपका इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट या इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है। प्रॉब्लम क्या है ना, जो मशीन कम यूज़ के लिए उसका कॉस्ट तो कम ही रहेगा, जो मशीन ज़्यादा साल के लिए उसका कॉस्ट तो ज़्यादा ही रहेगा, तो अपन क्या करेंगे ना, दोनों को इस तरह से इक्वेट करेंगे कि उनका पर ईयर का कॉस्ट ही निकाल दे एक बार का, क्या निकाल देंगे, पर ईयर का कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है अपना, 20 लाख। फ्यूचर वैल्यू अपन जनरली क्या कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अभी फ्यूचर अपने को कॉस्ट को उससे डिवाइड करना है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 3.60477 कितना आ रहा है ये, 5,54,819, देखो ये वाला फिगर आएगा, इस साइड भी करो वही चीज़, कितना है, 36 और 8 ईयर्स है ना, तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स के लिए ले लो, जीटी ले लो, 4.9 आता रहेगा, करेक्ट है क्या। अब उसको डिवाइड कर लेंगे हम, किससे कर लेंगे, 36 लाख था, हाँ 36 लाख, तो कितना आने वाला है आपका, 7,24,690, ये क्या है आप लोगों का इक्वेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट है, क्या बोलते हैं ईआई को, इक्वेटेड, यानी हर साल अपना इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो एक बात समझो, हर साल मेरा इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, हर साल मेरे को इतना कैश फ्लो मिल रहा है, तो कितना बेनिफिट कितना मिल रहा है, इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट, ये भी स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट, कितना मिलेगा देखो, 5,20,000 मेरे को हर साल मिल रहा है, 5,54,819 हर साल का खर्चा है, तो 34,819 मेरा ये भी है, इस साइड भी चेक करेंगे, 7,24,690 माइनस 4,50,000, तो यहाँ पे कितना है तुम लोग को 40,690,
तो कौन सा प्रेफर करेंगे अपन, जिसका लोअर ईएसी है, जिसका कॉस्ट कम, उसको प्रेफर करने का, इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट या इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, बराबर है क्या। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये देखो, इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट और इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। तो कौन सा कॉस्ट, अभी अपन कॉस्ट के हिसाब से करें तो किसका कॉस्ट कम है, 34819, तो कौन सी मशीन प्रेफर करेंगे अपन, केएल मशीन विल बी प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ लोअर ईएसी। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज इक्वेटेड एनुअल फ्लो मेथड, जो अभी अपन कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग है तो। जो ये क्वेश्चन के अंदर थी, समझा क्या आप लोगों को, थोड़ा डिफरेंट क्या, CFAT तक सब सेम था, अलग कहाँ से हुआ है कि मेरे को कॉस्ट को फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करना पड़ा, फिर मेरे को हर साल का खर्चा मिल गया, हर साल का इनकम तो अपना CFAT है ही, फिर दोनों को माइनस करो, जिसका खर्चा कम वो अपना क्या हो जाएगा, अपना बेटर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लल्लू कंपनी हैज 3 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स है उसके पास, 3 प्रोजेक्ट्स है, ऑल विद एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 15 लाख का सबका खर्चा है। द कैपिटल बजट फॉर द ईयर विल ओनली अलाउ द कंपनी टू टेक अप वन ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। अब ऐसा पैसा है मेरे पास कि मैं तीनों में से एक ही प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट दे दिया है आपको तीनों प्रोजेक्ट का। एनुअल नेट कैश फ्लोज पर ईयर फॉर 5 ईयर्स के लिए दे दिया है, 5 साल के लिए, यहाँ से 350 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा। कुछ नहीं, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। देखो मैं यहीं पे कर लेती, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो 5 ईयर्स के लिए 4%, कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 1 2 3 4 5, कितना आया GT 4.45। देखो यहाँ पे मैंने वो वैसे किया है, 4.452 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दे दिया। किससे करेंगे, जो टेबल फॉर्म में वो यहाँ पे लिखा है, 4.4518 इंटू 3,50,000, तो कितना मिल रहा है आप लोगों को, 15,58,138 रुपीज़। 138 मेरा इधर आया डेसिमल की वजह से, यहाँ पे 200 है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। अब 8 के लिए करो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5, कितना GT आ रहा है, 3.99, कहा गया मेरा ये प्रोजेक्ट भी, मैं साथ में आपको टैली भी करा के दे रही, 3.993, 4 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.993, कितना आ रहा है फिर यहाँ पे, 15,97,200। सेम चीज इसके लिए कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5, GT कितना है 3.709, ठीक है, इनटू कितना है 5 लाख है, कितना आ रहा है 18,95,393, बराबर है कि अब इनको माइनस कर लो और कितना NPV आ रहा है, जो यहाँ पे 15,58,813, ये मेरा क्या हो गया है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय कैश इनफ्लोज, बराबर है क्या, हाँ बराबर है। देखो NPV कैसे निकालेंगे, 15,58,200। अब ये जो है आपका इनिशियल आउटफ्लो क्या है, 15 लाख है, तो सबको 15 लाख से माइनस कर दो, तो यहाँ 58 मिल रहा है, यहाँ पे 97 मिल रहा है, यहाँ पे 3,95,500। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, NPV का बेसिक सा क्वेश्चन था ये, क्लियर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लला लिमिटेड इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट है, उसको 2 प्रोजेक्ट में से एक को चूज करने का है। बहुत मुश्किल आती है ना जब ऐसा आता है कि तुमको 2 में से एक को चूज करना है, या तो ये प्लान पे जाना है या वो प्लान पे जाना है, इसके साथ जाना है उसके साथ जाना है, वो वाला केस है। प्रोजेक्ट ए का कैश आउटले यानी कैश आउटफ्लो 10 लाख का है, कैश रनिंग एक्सपेंस यानी कि ये रोज का खर्चा जो है वो 3,50,000 पर ईयर का है। ऑन दी अदर हैंड, अब प्रोजेक्ट बी की बात करें, प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट 15 लाख का है और उसका खर्चा रनिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो साल भर में खर्चा लगने वाला है, कितना है वो 2 लाख का है। बोथ द प्रोजेक्ट्स हैव 8 ईयर का लाइफ, दोनों भी प्रोजेक्ट का लाइफ 8 ईयर्स है। जब तक लाइफ सेम है ना तुम बिंदास NPV PI लगाओ, जब लाइफ बदला तो ये सी पे जाना पड़ता है। A has a salvage value of 40,000, B has a salvage value of 1,40,000। कंपनी का टैक्स रेट 50% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमको क्या करना है, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है।
एसेट इन विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने खुद इस बार निकाल के दिए, तो तुमको वो 1 डिवाइडेड बाय वो खेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, प्रॉब्लम इंक्रीमेंटल से भी सॉल्व हो सकता है, मतलब ए जो दे रहा है वो बी तो दे ही रहा है, बी एक्स्ट्रा कितना दे रहा है वो निकाल लो, ठीक है। बताती हूँ कैसे, इंक्रीमेंटल सिखाने के लिए ये क्वेश्चन डाला है मैंने, नहीं तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कैश आउटफ्लो देखो खुद ही दिया है क्वेश्चन ने, 10 लाख और 15 लाख, तो ये 10 लाख तो दे ही रहा है ना, ऊपर से वो प्रोजेक्ट कितना दे रहा है, 5 लाख दे रहा है ना, टोटल 15 दे रहा है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड ना बेटा, इंक्रीमेंटल 5 लाख कर देते अपन, ठीक है। अब कैश रनिंग एक्सपेंसेस 3,50,000 इधर लग रहा है, इधर 2 लाख लग रहा है, बराबर है क्या। तो तुम्हारे कैश रनिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1,50,000। देखो यहाँ पे दिया है 3,50,000 और 2 लाख, बराबर है, हाँ चलो ये भी ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना हमको, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा, कैश आउटले 10 लाख का है, सैल्वेज वैल्यू 40,000 की है, कितने साल के लिए ये वाला मशीन है तुम्हारा, 8 साल के लिए, तो डेप्रिसिएशन आ गया 1,20,000। कैसे निकाला डेप्रिसिएशन बेटा, अपना कैसे निकालते अपन, 10 लाख, हाँ 10 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 8 ईयर्स, बराबर। यहाँ पे भी आपकी मशीन 15 लाख की है और सैल्वेज वैल्यू 1,40,000 का है, तो 15 लाख माइनस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, कितना आ रहा है 1,70,000। तो कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है, 50,000 का। यहाँ एक बात समझो, हाँ तुम लोग को ये डाउट आया या नहीं आया पता नहीं, कैश रनिंग एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट ए में ज़्यादा लग रहे, प्रोजेक्ट बी में कम लग रहे, तो वो पॉजिटिव फिगर है, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला है एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो मेरा बेसिकली क्या रहने वाला है, तुम लोग को फायदा ही हुआ है। वो 5 लाख यहाँ पे कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, करेक्ट, 150 का इधर बेनिफिट, डेप्रिसिएशन 50,000 का है, तो टोटल सेविंग कितनी हुई मेरी, टोटल सेविंग निकालेंगे सब लोग फटाफट से। अरे कैश आउटफ्लो जाने दो ना, उसको थोड़ी अपन कंसीडर, ये तो तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 1,50,000 को मेरे को सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो यहाँ 350 लग रहे थे या 2 लाख लग रहा है, तो 1,50,000 सेव हो रहा है, पर डेप्रिसिएशन के 50,000 ज़्यादा जा रहे हैं, तो कितना सेविंग हो रहा है, मेरा नेट सेविंग है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। टैक्स हटा दिया 50,000, तो कैश फ्लो तुम्हारा कितना आया, सेविंग्स आफ्टर टैक्स, बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ रहा है 50,000। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे क्या, हाँ ऐड बैक करेंगे, तो तुम्हारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस कितना आ गया है 1 लाख, करेक्ट, यस। सैल्वेज वैल्यू भी मिल रहा है ना, इसके लिए 40 मिल रहा था, अब 140 मिल रहा है, तो 40 तो एनी विच वेज मिल रहा था, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है वो देख लो, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम लोग को 1 लाख। तो तुम्हारे पास नेट सेविंग 1 लाख की थी, और 1 लाख ये जो है पर हर साल मिलेगा क्या, नहीं, ये मेरे को डायरेक्टली लास्ट ईयर में मिलेगा। कितने साल है, 8 साल है, तो बेसिकली आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे आप 7 ईयर्स तक लिखोगे ना, और फिर 8th ईयर में आप 2 लाख लिख दोगे, क्योंकि ये जो है ना लास्ट ईयर में मिलने वाला 1 लाख। उससे अच्छा अपन एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 8 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, 8 ईयर्स का पूरे डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, कितना है रेट अपने को खुद ही दिया है ना, 8 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, हमको थोड़ी कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है तुम्हारा 5.335, और ये जो है डायरेक्टली 10th ईयर के लिए दिया है। ये क्यों दिया, 8th ईयर के लिए दिया है, क्यों दिया है ये वाला, क्योंकि तुमको सैल्वेज वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा, तो 1 लाख इंटू 5.335 बराबर है, ये तुम्हारे 8 सालों का हो गया, प्लस एक सैल्वेज वैल्यू 1 लाख इंटू 0.467, तो 1 लाख इंटू 5.335 कितना मिल रहा है 5,33,500, ये आपके इनफ्लोज हो गए। सैल्वेज भी 1 लाख का मिल रहा है, पर वो डायरेक्टली लास्ट ईयर में मिल रहा है, तो उसको लास्ट ईयर से ही मल्टीप्लाई करो इंटू 0.467, कितना हो रहा है 46,700। तो ये दोनों इनफ्लोज मिल रहे हैं क्या, ऐड कर लो, तो मेरे को इनफ्लो मिल रहा है 5,80,200 का। आउटफ्लो कितना, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 5 लाख जा रहा है, तो 80,200 का हमको हो रहा है फायदा हो रहा है, तो अच्छी बात है क्या, हाँ। सिंस प्रोजेक्ट बी हैज अ पॉजिटिव एनपीवी ओवर ए,
बेटा बी का पॉजिटिव है, ए का तो रहने ही वाला था पॉजिटिव, पर बी का पॉजिटिव है और उससे ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी इज रिकमेंडेड। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग दे दिया है मैंने नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके भी अंदर, पक्का। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग, लास्ट एकदम, ये क्वेश्चन के बाद यू विल बी डन विद कैपिटल बजटिंग का चैप्टर। Monpitech Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine। पुरानी एक मशीन है, अब उसको नई ऑटोमेटिक मशीन। आप लोगों को मशीन पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2 मॉडल्स A and B are available at the same cost, मतलब एक ऑलरेडी मशीन है उसके पास, वो मशीन को उसको रिप्लेस करना है या तो A से या तो B से, दोनों का कॉस्ट 5 लाख है। सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बेचेंगे तो 1 लाख मिलने वाला है। यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेसेस ए, अगर अपन ए यूज कर रहे, ए मशीन खरीद रहे तो पुराने वाली की यूटिलिटीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतने केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इफ द कंपनी परचेसेस बी, तो अभी के सारे यूटिलिटीज अपने को रिप्लेस करने पड़ेंगे और फिर उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 1.8 लाख। अब आपको दे दिया ईयर 1, 2, 3, 4, 5 के दोनों के भी अर्निंग्स, उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिए। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन दोनों का 5 है, यूटिलिटीज एक बढ़ गया ना, यूटिलिटीज का खर्चा होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा समझ लो, यहाँ पे 1.8 है, ठीक है। दोनों का सैल्वेज वैल्यू 1 लाख है क्या, अच्छा ओल्ड मशीन का सैल्वेज वैल्यू है, सॉरी वो नई मशीन का नहीं, पुरानी मशीन, अब नई मशीन खरीद रहे तो पुरानी मशीन बेचेंगे ना, तो तुम ए बेचेंगे तो भी 1 लाख अपने को मिलने वाला है, पुरानी मशीन बेचेंगे तो भी 1 लाख मिलेंगे, तो ए या बी दोनों में से माइनस होने ही वाला है वो। तो अब हमारा इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, आउटफ्लो 5 लाख और इधर 5,80,000, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, एनपीवी से मल्टीप्लाई करना है, कैश इनफ्लोज खुद दे दिए हैं, 1 लाख 2 लाख बराबर है, ये सारे इनफ्लोज है, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो मशीन ए के लिए 1 × 0.87, 1.5 × 76, 1.8 × 0.66, 2 × 57, 1.7 × 5, और लास्ट में सैल्वेज वैल्यू मिलने वाला है अपने को। सैल्वेज वैल्यू हमारा कम दिख रहा है हमको, ऐसे क्यों हो गया, मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट रुको। हाँ, ये रहा, खुद ही दिया है उसने, ये मशीन की सैल्वेज वैल्यू आपके ए और बी मशीन की, ये जो 1 लाख था ना, वो ओल्ड मशीन की सैल्वेज वैल्यू है, जिसका इफेक्ट अपन यहाँ पे ले चुके हैं। अब जो नई मशीन खरीदेंगे उसको भी तो उसकी लाइफ खत्म होने के बाद बेचेंगे ना, तो उसका भी सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, तो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, तो अपने को टोटल डिस्काउंटेड कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, अपन सब सम कर चुके हैं ऐसे, ये बस एक प्रैक्टिस के लिए सम लिया है मैंने। सेम चीज आप मशीन बी के लिए भी करेंगे, बराबर है क्या, ये उसके कैश इनफ्लोज है, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो यही रहने वाला है दोनों के लिए, तो आपके पास डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से निकाल के देखते, किससे निकाल के देखते, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, क्यों, एक आध मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 5.44 क्या होता है अपना इनफ्लो अपॉन 5 कितना होएगा, ये 1.0888। एक और बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास अलग अलग इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप पीआई इंडेक्स निकाल लिया करो। तो 5.44 अपॉन 5 1.808, यहाँ पे 6 लाख मिल रहा है, 5.8 जा रहा है, क्योंकि दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही अलग अलग है ना, इसीलिए पीआई कैलकुलेट करने का। तो 6 डिवाइडेड बाय 5.8 कितना आने वाला है, ये 1.0। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सम लिया था, इसलिए मैंने 1 to 1 सॉल्व नहीं किया, ऐसे अपन बहुत सम्स कर चुके ऑलरेडी। एडवाइस, सिंस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज हायर इन केस ऑफ मशीन ए, हमने कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, हमने मशीन ए खरीदनी चाहिए। विद दीज 7 सम्स आपका कैपिटल बजटिंग भी खत्म होता है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर मैंने 7 सम में खत्म किया, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में एक ज्यादा था और रेशियो में 1-2 कम थे, बराबर है, कम थे मतलब सम कम थे, कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड है। दिस वॉज योर कैपिटल बजटिंग। इफ यू वांट आप एक बार इसका महासंग्राम यानी कि आपके पास्ट पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी कुछ भी देख लो, आप ऑब्जेक्टिव्स देख लो इसके, आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी है वो सारे के सारे क्या करते आएंगे, क्रैक। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ये देखो एमटीपी का क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। 200 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी 500 लाख का है, तो इनफ्लो कितना हो गया उसका, इनफ्लो ये देखो
एनपीवी 50 है, एनपीवी कैसे निकालते हैं अपन, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बराबर है। आपका 200 लाख का आउटफ्लो है, इनफ्लो आपको नहीं पता, एनपीवी है 50 लाख का। तो इनफ्लो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, आंसर क्या आएगा 250 लाख। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने लेक्चर में लिए हुए हैं, ये लेकिन मेन बैच के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव्स हमने सारे लेक्चर में डिस्कस किए, बराबर है क्या, जो लोग मेन बैच के देख रहे हो उनको बता रही हूँ मैं। वी आर डन विद ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। तुम्हारा महासंग्राम भी हो चुका है, बराबर है। महासंग्राम दिखा दूँ मैं आपको इसका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट रुको, ये लो देखो जरा क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। 3 पोटेंशियल प्रोजेक्ट है उसके पास, 20 लाख, अरे रे 20 लाख इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको हाँ ईयर 1 2 3 4 5 सबके इनफ्लो दे दिए, आपको प्रोजेक्ट 1 का कैश फ्लो दे दिया, डिस्काउंटिंग रेट दे दिया। क्या करना है, डिस्काउंटिंग रेट उसके ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। इतना सा सोल्यूशन है नहीं, 6 मार्क को आया था जून 17 में। नेक्स्ट देखो जरा क्या है, ये मैंने आपका इस टाइप का ले लिया है, देखो डिस्काउंटिंग रेट दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो दे दिया है। वी आर डन विद दिस वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ मशीन्स दैट वर फेज्ड आउट, अरे फेज्ड आउट वाला भी एक सम लिया है ना अपन ने, कि उसके ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, नई मशीन पुरानी मशीन, वो वाला। फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग 2 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट वाला भी अपन ने ले लिया है। यही इस टाइप का ही क्वेश्चन था, वो करेक्ट है। एनपीवी निकालना था उसका, बराबर। वी आर डन विद दिस। हैज़ जस्ट इंस्टॉल्ड अ मशीन 2 लाख, मशीन का 5 साल है उसका। अरे ये 150 वाला भी तो किया है अपन ने, 150 लाख यूनिट्स था, 8 रुपये में बेच सकते थे शायद, मेरा वाला क्वेश्चन था वो 6 रुपीज़ में बेच रहा था, बाकी सब सेम था इसके अंदर। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो हो गया है अपना। ये अभी अपन ने किया रिप्लेस करने वाला मशीन, जिसका सब सारे डिटेल्स दे दिए थे, सारे पास पेपर के अपन ने कवर कर लिए हैं। ये सब भी आता है तुम लोग को, एमटीपी भी देखो सब कवर्ड है अपना, एवरीथिंग। एआरआर निकालना सिखा दिया है मैंने आपको। सारे मेथड जितने तुम लोगों को काम के थे सारे मेथड हम ले चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये देखो वही क्वेश्चन है बार बार। ग्रेट, सो वी आर डन विद कैपिटल बजटिंग का चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में आपको लास्ट चैप्टर मिलेगा। आपको इसे लग रहा है सीरीज से हेल्प हो रही है तो डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, आप ये लिंक्स उनसे शेयर करें फटाफट से। मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर आपको इससे हेल्प हो रही है और वो बात मेरे तक पहुंच रही है तो, है ना, टेलीपैथी नहीं है इतनी। तो आप लोग कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, आपको नोट्स मिलेंगे। सेम सीरीज सीएमए फाउंडेशन रिवीजन की भी चली, उसके नोट्स भी दिखाए मैंने आपको। तो कोई है जो सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन के अंदर आपके फ्रेंड्स है तो उनसे प्लीज़ शेयर करिए सारे के सारे वीडियोज़ जो या क्लासेस के बारे में, तो दे कम टू नो अबाउट द लेक्चर्स विच वी आर गोइंग टू टेक, और इनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सी यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग।